इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें विशेष। कोरोना का खौफ खत्म हुआ नहीं कि एक और संकट सामने खड़ा हो गया। जी हां, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नए संकट के बारे में बताया गया है। यह संकट है म्यूकरमायोसिस का, जिसे ब्लैक फंगस इंफेक्शन भी कहते हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज या इससे ठीक हुए मरीज में म्यूकरमायोसिस यानी ब्लैक फंगस का संक्रमण ज्यादा देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ब्लैक फंगस बीमारी में आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, देखने में दिक्कत, दांतों में दर्द, सीने में दर्द इस बीमारी के लक्षण हैं। इस साल इस बीमारी का और बुरे तरीके से हम लोगों पर आना बहुत एक संभावना है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा शरीर टूटा है, ज़्यादा स्टीरॉइड्स मिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आँख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें विशेष और अपने डॉक्टर को दिखाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन दिनों लोगों की डायबिटीज अनियंत्रित है और जो कोविड मरीज आईसीयू में ज्यादा दिन तक रहे हैं, अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो उनके लिए ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ब्लैक फंगस संक्रमण से वायरस से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। यही वजह है कि यह खतरनाक है। Patients who are in the elderly age groups, middle to elderly age groups, and who have been suffering from diabetes, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona, the immunity further goes down. And because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. ब्लैक फंगस का खतरा बड़ा है। जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज इसका विशेष ख्याल रखें। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। एहतियात के तौर पर कोविड-19 से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करना चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो इसके हाइफी निकल जाएंगे, इसके टेंटिकल्स निकल जाएंगे। जैसे आपने कोरोना में देखा, जो बाहर उसके निकले रहते हैं, इसके फंगस के भी वो निकल जाते हैं। फिर वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं अंदर, वहां पर खून की नलियों को बंद कर देते हैं और फिर विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये तो है जो हमारा कंडीशन डायबिटीज में, हाई शुगर में हमारा जो नेजल म्यूकोजा होता है वो एसिडिक होता है, तो इसको एल्कलाइन रखना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है। और दूसरा ये होता है कि आपने कोविड में अक्सर देखा होगा ल्यूकोपीनिया होता है, जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो वो कम होने से दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस इन आवर नेजल म्यूकोजा। जब कभी भी क्रस्टिंग होगी, नाक की अगर पपड़ी जमेगी और वो पपड़ी निकलेगी, तो ये फंगस जो है वहां से अंदर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ब्लड वेसल्स उसको एंगल्फ कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस हम कहते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन हमारे कोविड में पहले ही ल्यूकोपीनिया होता है। अब जिस कोविड वाले पेशेंट का करेंगे तो उसमें ल्यूकोपीनिया आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, किसी भी वायरल कंडीशन में मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादा आ रहा है। और सेकेंडली बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, जो हमारे नाक की दो कारण से, एक तो वैसे ऑक्सीजन कम हो गई और दूसरा जो नाक की जो ब्लड वेसल्स है वो बंद हो गई, तो ये जो ल्यूकोसिटिक फंक्शनिंग है ये और डिरेंज हो जाता है और एक अच्छा खासा जो डोरमेंट फंगस है और उसके टेंटिकल्स निकल जाते हैं और वो फिर ये सब गड़बड़ी करने लगता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हमें, अगर हम नाक की हाइजीन को साफ रखें, हम नाक में पपड़ी ना जमने दें, उसको हर वक्त तरल पदार्थ से उसको
लिक्विफाई करते रहें, तो ये चीज जो है बहुत कम हो जाएगी। तो दो कंडीशंस हैं कि ये हम ना होने दें। और जो मैंने पढ़ा कि अगर आप हमिंग करें, ओम बोलें, तो ये हमारा नेजल म्यूकोजा जो है अल्कलाइन हो जाता है। ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं मानूंगा, बट हमें पता है ओम के एडवांटेजेस क्या हैं। और कहा जाता है कि ओम कहने से नेजल म्यूकोजा अल्कलाइन हो जाता है। तो जो कीटो एसिडोसिस सेकेंडरी टू डायबिटीज हो रहा है, जिसमें कि एसिडोटिक हमारा नेजल म्यूकोजा हो रहा है, जिसमें कि ये बैक्टीरिया, ये फंगस फिर मल्टीप्लाई करता है, वो चीज नहीं होती है। जो नेक्रोटिक जो डेड टिश्यू है वो काला दिखता है, इसलिए लोगों ने इसका कॉमन नाम ब्लैक फंगस निकाल लिया है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी नजर आने लगी है। एज ए फिजिशियन मैं इस बीमारी को जब से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से देख रही हूँ। पर पहले हमें शायद 6 महीने में 2-4 मरीज देखने को मिलते थे, अभी हफ्ते में 2-4 मरीज आ जाते हैं, तो संख्या तो उनकी बढ़ गई है। ये बीमारी कोई नया फंगस नहीं है, कोई एलियन फंगस नहीं है, ये शुरू से ही एनवायरनमेंट में रहने वाला एक इनर्ट फंगस है। लेकिन जब इसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये अपने आप में एक बीमारी बन जाता है। कोरोना से पहले भी ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, HIV पेशेंट्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम देखते थे। और पहली वेव में भी ये आपको नजर आएगा, जब वेव का 1.5-2 महीना हो जाता है उसके बाद, तो पहली वेव में भी अचानक से म्यूकोर के केसेस ज्यादा बढ़ गए थे। और जब टेल एंड पे ये दूसरी वेव है तो अभी भी हम देख रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि कल्प्रिट दवाई नहीं है, कल्प्रिट ये भी नहीं है कि भाई वो इंसुलिन लेते हैं या वो शुगर की दवाइयां ले रहे हैं। मेन कल्प्रिट होता है अनकंट्रोल्ड शुगर या कीटोसिस, शरीर में कीटो एसिड्स मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाना। तो आप अगर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं इंसुलिन या किसी भी तरह की दवा लेकर, तो म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी मेडिकल फ्रेटर्निटी को कि जरूर स्टेरॉइड्स ही सबसे हेल्पफुल दवाई पाई गई है कोविड में, जिसने बहुत जानें बचाई हैं, पर यूज वहीं करें जहां जरूरी है, उतने ही दिन करें जितना जरूरी है और उतनी ही मात्रा में करें जितना जरूरी है। यूजुअली ये जो फंगस है साइनस के थ्रू लंग के अंदर जाता है, यानी जो पहला सिम्टम्स आएगा वो नेजल म्यूकोजा साइनस का ही आएगा, उसके इमीडिएटली ये लंग में भी चला जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 से 8 दिन का है, यानी अगर आज कोई किसी बंदे को इन्फेक्शन होगा तो 6-7-8 दिन के बाद ये मैनिफेस्ट होगा। लंग्स में पहुंचने के बाद ये कई तरीके की मैनिफेस्टेशन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो सभी आप फिजिशियन को समझना पड़ेगा, ये लंग में जाकर जो सबसे कॉमनेस्ट है ये इंडोब्रोंकियल स्प्रेड करता है। इसका मतलब है कैविटेशन मिल सकती है, लंग में पानी भी अगर आपको अनएक्सप्लेन मिलता है वो भी मिल सकता है, या जो इंडोब्रोंकियल जो निमोनिया के पैच है उस तरीके से भी फंगल मिल सकता है। दोनों ही लंग में फ्लफी ओपेसिटीज कॉज कर सकता है। यानी जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये हम कुछ और चीज हम देख रहे हैं, वैसे ही अपने को इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनएडवर्टेड हम स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, हम पहले फेज में ही स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट पे जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, वो भी इसके लिए खतरे वाली बात हो सकती है। तो स्टेरॉइड का जस्टिस वाला यूज हमको अब बहुत जरूरी हो गया है। सेकेंडली जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स या टॉसिलुजिमैब या जो भी दे रहे हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये इन्फेक्शन होने के, तो उनका भी यूज हम बहुत ही वाइज यूज है, क्योंकि सभी मेडिसिन का ऑफ द लेवल यूज है, तो बहुत ही वाइज यूज करें। अब इसको हर तरीके से हर दवा हर सिचुएशन में हम लोग नहीं दे सकते। अगर ये लंग में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट इसका जो इंट्रावीनस थेरेपी है वो हमको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो इसकी थेरेपी है बहुत आराम से मिल जाती है, जो एम्फोटेरिसिन की मेडिसिन है, हमें इमीडिएटली इसको डायग्नोज करके इसको परख के और तुरंत इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। क्योंकि एक बार ये बढ़ गया तो ये इमीडिएटली, बिकॉज हमको पता है जो हमारा ऑर्बिटल म्यूकोजा हमारे एकदम ब्रेन से मिला हुआ है, यानी जरा सा ये इन्वेट करेगा बोन के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा। एक बार ये सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा तो फिर तो आउटकम बहुत पुअर हो जाता है। यानी प्रिवेंशन जैसे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो हमें इसी समय इस पे रिएक्ट और इस पे हिट करना चाहिए। तो सबसे सिंपल बात यह है कि जिन लोगों को अगर सांस फूलने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, खांसी ज्यादा आ रही है, खांसी में खून या ये ब्लैक जो स्पॉट्स आ रहे हैं अगर ये आ रहे हैं और फीवर आ रहा है साथ में, तब इसको थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये शायद हो सकता है, और अपने कोविड फिजिशियन जो भी फिजिशियन देख रहे हैं उनसे संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे पल्मोनोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागना, ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी क्या है, एकदम से बहुत ज्यादा सब लोग घबरा गए हैं, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं। ये एक नया फिनोमिना जो कोविड पेशेंट्स में पाया गया है, जो आइडेंटिफाई किया गया है, वो ये नहीं शो कर रहा है कि भाई सब लोग पैनिक में आ जाएं। वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि अगर इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तो इसका ये समाधान है। और समाधान ये है कि अगर आपको परसिस्टेंट फीवर रह रहा है,
खांसी रुक नहीं रही है, खांसी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो चाहे आप कोविड नेगेटिव हो गए फिर भी अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आई थिंक दिस इज द मैसेज विच आई वांट टू गिव टू एवरीबॉडी। सबको ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल पैनिक में मत आइए, ये भी ठीक हो सकता है, 90% चांसेस है कि ठीक हो जाएगा। जो सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई देखेगा इस कंडीशन में, हाँ अगर अर्ली स्टेजेस में आएगा तो वो ईएनटी सर्जन होगा, क्योंकि ये नाक से अंदर जाता है। सब डॉक्टर्स ने बताया हमें एंडोस्कोपी करके अगर कोई ऐसा एरिया है जहां हमें लग रहा है कि कोई चीज पड़ी है जो इन्फिल्ट्रेट कर रही है, म्यूकोजा के अंदर जा रही है, तो उसे हमें लेकर बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी की रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाती है, कल्चर नहीं मैं कह रहा, बायोप्सी ऑफ द एरिया। और उसमें हमें एक और ब्लैक फंगस जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, जो कि एलर्जिक फंगस होती है और बहुत लोगों में होती है, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है, जब तक अगर ये बहुत एक्सटेंसिव हो जाए, आंखों में चली जाए, दिमाग में चली जाए, जैसे सब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और चेस्ट में चली जाए, फिर तो बहुत देर हो गई। फिर उनको कभी कभी हमें संभालना भी बहुत दिक्कत में आ जाते हैं हम। लेकिन जैसे ही पेशेंट कहे कि मेरे को कभी कभी नाक से थोड़ा खून आता है, अब प्लीज अंडरस्टैंड, नाक से खून, सिर्फ आपने नाक में उंगली मारी और उससे भी नाक से खून आ सकता है, तो प्लीज डरिए नहीं। अगर नाक से खून आ रहा है एक दो बार, नेजल क्रस्टिंग हो रही है, थिक नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, सर में आगे फ्रंटल एरिया में दर्द हो रहा है, तो आप इमीडिएटली ईएनटी के पास जाएं। वो एंडोस्कोपी करेंगे, अंदर देखेंगे, बिकॉज ये आपको सीटी में नहीं पता लगेगा कि ये फंगस है या क्या चीज है। सीटी में हमें एक्सटेंट ऑफ द डिजीज सिर्फ पता लगता है कि अब ये आंख में चली गई। और प्लीज अंडरस्टैंड कि नाक से और ब्रेन में और आंख से बहुत पतली पतली बोन्स होती हैं, हार्डली एनी, कि वो जो है फंगस को जाने में देर नहीं लगती। तो हमें उस कंडीशन में जब बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं, नेजल क्रस्टिंग के, थिक नेजल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, ब्लीडिंग नाक से हो रहा है ऑफ एंड ऑन, तो हमें नेजल एंडोस्कोपी करनी है, जो कि एक्चुअली हम बहुत डरते हैं लेकिन करते हैं। आज भी मैंने अपने ओपीडी में 2 करी, लेकिन वो मुझे म्यूकोरमिकोसिस नहीं लग रही थी, तो हमने उसका बायोप्सी नहीं लिया। दैट वाज पीलिंग ऑफ। वो सक्शन में ही अगर आ जाती है तो इसका मतलब वो दूसरी फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। अगर वो सक्शन हम डालें और वो नहीं आ रही, फंसी पड़ी है वहां पर, इसका मतलब वो मोस्ट लाइकली इन्वेजिव फंगस है, जिसका हमें इमीडिएटली बायोप्सी लेके फिर उसको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है वो हमें ये होता है कि हम इसकी एंडोस्कोपी करें और वो करें। हम एक और चीज भी आजकल करते हैं जिसको स्किन प्रिक एलर्जिक टेस्ट कहा जाता है, और इसमें हमें पता लग जाता है कि ये एलर्जिक फंगस है या नॉन एलर्जिक इन्वेजिव फंगस है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं जो बहुत जरूरी हैं, और इसको करके हमें आइडिया हो जाता है कि ये इन्वेजिव फंगस है, फिर हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। और अगर एलर्जिक फंगस है तो उसको फिर हम इम्यूनोथेरेपी से या जैसे भी ट्रीट करा जाता है दूसरे तरीके से। कोरोना काल के अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़, और इसके अलावा जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या फिर कैंसर की कीमोथेरेपी पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक फंगस जो है बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। वो क्या रहा है कि जो फंगस है सामान्य तौर पर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, और किसी भी पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, और इम्यूनिटी कम होने के कारण हमारे बताया, जैसे मैंने पहले भी, डायबिटीज़ है, जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पे है, और इसके अलावा उसको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। अब स्टेरॉइड क्यों दिए जा रहे हैं? स्टेरॉइड इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो कोविड काल के अंदर जो इलाज है वो मेन जो है उसका शीट एंकर ऑफ थेरेपी वो स्टेरॉइड ही है। तो ज़्यादातर क्या 90-100% पेशेंट में हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरॉइड का सेवन करने से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से ये ब्लैक फंगस सीरियस मरीजों में जो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में हैं, एनआईवी पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है।